कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत आपका टॉपिक है एलिप्स, दीर्घ वृत्त। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दीर्घ वृत्त क्या है। ऐसे चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी उसी तल में स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योगफल सदैव समान रहता है। क्या समझे? किसी समतल के अंतर्गत उन असंख्य बिंदुओं का समुच्चय जिनकी उसी तल के अंतर्गत स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योगफल नियत रहता है, स्थिर रहता है। क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त, एलिप्स कहलाता है। अभी इससे पहले मैंने कहा था एक बिंदु का बिंदु पथ, उसके बाद कहा असंख्य बिंदुओं का समुच्चय। एक बिंदु का बिंदु पथ, लोकस ऑफ ए पॉइंट, कोई गतिशील बिंदु है किसी तल के अंतर्गत, तो असंख्य बिंदुओं से गुजरेगा, तो या तो असंख्य बिंदुओं का समुच्चय कहें या हम किसी एक बिंदु का लोकस कहें, बिंदु पथ कहें। बात तो एक ही होती है ना। परिभाषा हमारी समझ में आ गई। इससे पहले कॉन्सेप्ट थी, कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार मैं बता चुका था शुरू में कॉनिक सेक्शन में। कॉन्सेप्ट ये थी कि सांख्य परिच्छेद से जो विभिन्न वक्र प्राप्त होते हैं, अलग अलग अक्ष के साथ कोई तल अलग अलग कोण बनाते हुए जब किसी शंकु का परिच्छेद करता है, काटता है शंकु को, तो विभिन्न वक्र प्राप्त होते हैं। वो सभी वक्र क्या कहलाते हैं? सांख्य कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें से हमने वृत्त का अध्ययन कर लिया। अब पैराबोला का भी उससे पहले अध्ययन किया है हमने। अब हम दीर्घवृत्त का अध्ययन कर रहे हैं, आगे फिर अतिपरवलय हाइपरबोला का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री जब लिया था तो सबसे पहले हमने किसका अध्ययन किया था? सर्किल का। उसके बाद एंगल हमने एक्यूट एंगल बनाया, ऑब्टूज एंगल बनाया, अलग अलग एंगल बदलते जाएंगे तो अलग अलग वक्र प्राप्त हो रहे हैं। तो अब क्या प्राप्त हो रहा है? एलिप्स। एलिप्स क्या है? तल के अंतर्गत। तो ये क्या है? सामने आपको क्या दिख रहा है? तल। तल असीमित लंबाई में फैला होता है। हमने एक प्रारूप मान लिया एक तल का। इसमें कोई दो स्थिर बिंदु आपको दे दिए गए हैं। कैसे बिंदु है? स्थिर। तो दो बिंदु इसमें ले लेते हैं स्थिर। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। एक बिंदु ये ले लिया, दूसरा बिंदु यहां पर ले लेता हूं। दोनों बिंदु कैसे? स्थिर है। अब एक चर बिंदु कहीं पर भी लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक चर बिंदु यहां पर लिया। ये बिंदु कैसा है? गतिशील। ये बिंदु कैसा है? गतिशील। इसको क्या कहना चाहिए? चर, वेरिएबल पॉइंट। और ये बिंदु दोनों कैसे है? स्थिर। ये दोनों बिंदु है स्थिर, पहले ये समझे ना। ठीक है, दोनों बिंदु स्थिर है और ये गतिशील है। अब गतिशील बिंदु है, गति तो करेगा परंतु निश्चित नियम के अंतर्गत, कंडीशन के अंतर्गत करेगा। कंडीशनल, रोटेट होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इस समय इस बिंदु की इन दोनों से जो दूरियां हैं उनका योगफल बदलना नहीं चाहिए। तो इस बिंदु से इसको मिलाएं, इस बिंदु से मिलाएं, जो भी दूरियां आ रही हैं, ये दूरियों का योगफल स्थिर रहना चाहिए। तो बताइए ये बिंदु अब चर बिंदु है, अब कैसे गमन करे? जिस मार्ग के अनुदिश ये गमन करेगा वही क्या कहलाएगा? दीर्घवृत्त कहलाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? परवलय क्या था? इससे पहले हमने देखा परवलय एक ऐसे चर बिंदु का बिंदु पथ था जिसकी उसी तल में स्थित एक स्थिर बिंदु एवं स्थिर रेखा से दूरी सदैव समान रहती थी। समझ गए ना? यहां क्या हो गया है? दो बिंदु दे दिए गए, रेखा नहीं है। रेखा के रूप में भी इसकी परिभाषा दो नियता आ जाती है। पहले जो सिलेबस था अपना आरबीएससी सिलेबस था, उसके अंतर्गत हम ऐसे भी इसको ड्राइव कर सकते थे कि दो स्थिर रेखा लेकर के दोनों को दो नियता हो जाती है इसकी। परंतु एनसीईआरटी के अंतर्गत सिलेबस को अलग प्रकार से छोटा कर दिया गया है।
तो बिंदु के रूप में उतने से ही काम चले जाता है, डायरेक्ट टेस्ट तक ले ही नहीं जाता है, कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए उस एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ही इसको मैं ड्राइव कर रहा हूं, अन्यथा मैं यहाँ पर दो स्थिर रेखा लेकर भी इसको ड्राइव कर सकता हूँ। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु से दूरी का योगफल स्थिर रहेगा, तो ये बिंदु जिस पथ के अनुदिश गतिशील होगा वो पथ क्या कहलाएगा? दीर्घवृत्त कहलाएगा। इस प्रकार से आएगा, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से ऐसा पथ बन जाएगा। अच्छा चित्र है, घबराने की जरूरत नहीं है, कैसे भी बना है। एक कच्चा चित्र बनाया है हमने, इस प्रकार से ऐसा पथ बनाएगा, और ये दोनों स्थिर बिंदु हैं, और ये बिंदु जो इसके ऊपर लिया गया है कैसा है? वेरिएबल पॉइंट है, ये चर बिंदु है। क्लियर? इस प्रकार का। अब इस पथ पर कहीं भी आएगा ये बिंदु, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो जो दोनों बिंदुओं से दूरियों का योगफल है वो हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा, बदलेगा। क्लियर? आप देख पा रहे हैं, ये बिंदु जब इधर आएगा इस बिंदु के पास, तो इससे दूरी कम हो जाएगी, परंतु इससे दूरी बढ़ जाएगी, योगफल बराबर हो जाएगा। जब ये इसके पास आएगा तो इससे दूरी कम होगी, तो उससे बढ़ा लेगा। क्लियर? जब ये बिंदु यहां आएगा तो दोनों से दूरी बराबर अपने आप करके बराबर हो जाएगा, ये बैलेंस अपने आप बनाता रहेगा। लेकिन जो योगफल है वो हमेशा क्या बना रहेगा? स्थिर बना रहेगा। तो इसका बिंदु पथ क्या कहलाएगा? दीर्घवृत्त। क्लियर? एलिप्स कहलाएगा। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है एलिप्स, दीर्घवृत्त। क्लियर? दीर्घवृत्त। तो अब जानते हैं दीर्घवृत्त के बारे में और आगे। ये दोनों स्थिर बिंदु दीर्घवृत्त की फोकस कहलाएंगे, नाभि कहलाएंगे, नाभियां। तो कितनी नाभि हो गई दीर्घवृत्त में? दो। जबकि पैराबोला में एक। दीर्घवृत्त में कितनी नाभि हो गई है? दो। दोनों स्थिर बिंदु इसकी नाभि। तो इसको हमने मान लिया फोकस 1, इसको मान लिया फोकस 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं F1, तो इसको मान लेते हैं F2, फोकस 2। अब स्थिर को तो भले हटा दो यहां से, ये तो समझ गए। समझाने के लिए आपको मैंने बताया था ये स्थिर है, इनके यहां कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो थोड़ी सी जगह बना लेंगे। ये हो गया फोकस 1 और ये हो गया फोकस 2। ठीक है, दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, दीर्घवृत्त का कहलाता है सेंटर, केंद्र। दीर्घवृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र। दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? इसका केंद्र। तो दोनों नाभियों को मिला दो, मिला दिया। इस रेखाखंड का जो मिड पॉइंट है वो इसका क्या कहलाता है? केंद्र। हम कौन से रूप का अध्ययन कर रहे हैं? मानक रूप का, स्टैंडर्ड फॉर्म का, सिंपलेस्ट, सरलतम रूप। मानक रूप उस रूप को कहते हैं जिसके अंतर्गत केंद्र मूल बिंदु पर होता है। तो केंद्र कहां पर है इसका? मूल बिंदु पर। और मूल बिंदु तभी बन सकता है जब x और y अक्ष इंटरसेक्ट करेगा। क्यों? मूल बिंदु की परिभाषा है, x और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु ही तो मूल बिंदु होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक x अक्ष होगा, एक y अक्ष है ये यहां पर। तो अब ध्यान से समझें, जो आपकी नाभियां हैं वो किसी न किसी अक्ष पर होती है मानक रूप में, या तो x अक्ष पर होंगी या फिर y अक्ष पर होंगी। उसी रूप को मानक रूप कहते हैं। तो इस समय हॉरिजॉन्टल में लिया है हमने, तो फिर कौन से अक्ष पर होंगी? x अक्ष पर। क्लियर? x अक्ष पर होंगी। तो अब नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड को दोनों ओर आगे बढ़ा दें, ध्यान से समझना, आगे बढ़ा दें अनंत की ओर, एंडलेस, असीमित लंबाई में बढ़ा दें, तो x अक्ष बच जाएगा। क्लियर? x अक्ष बच जाएगा। नाभियों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है आगे बढ़ाने पर वक्र को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगा, एलिप्स को काटेगा, दीर्घवृत्त को काटेगा। जिन बिंदुओं पर इसे इंटरसेक्ट करता है वो दोनों बिंदु इसके कहलाते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। तो कितने शीर्ष हो गए इसमें? दो। शीर्ष को मैं नाम दे देता हूं, जैसे इसको नाम मैंने ए दे दिया, इसको नाम ए डैश दे दिया, जो भी ए डैश दे देता हूं इसको नाम। ठीक है, ए डैश, ये क्या हो गए? इसके वर्टेक्स, शीर्ष हो गए। समझ में आ गया यहां तक?
बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, डर के आगे जीत है। डर से पहले तो कुछ मिलता ही नहीं। डर गायब तभी होता है जब कोई चीज समझ में आ जाती है, तो उसका डर नहीं रहता, उससे पहले डर है। तो समझ में आ रहा है, शीर्ष आगे। अब चलते हैं आगे। दोनों शीर्षों के मध्य की दूरी 2a मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें आधा करेंगे मूल बिंदु से, जब इसके निर्देशांक लिखेंगे तो मूल बिंदु से एक तो है दाईं ओर और एक है मूल बिंदु से बाईं ओर, तो इसलिए a लिख पाएंगे। अगर हमने 2a नहीं माना, a मान लिया, तो a/2 लिखना पड़ेगा निर्देशांक। तो सुविधा की दृष्टि से हम 2a मान लेते हैं। ये बात तो आपने पैराबोला में भी देखी थी, ठीक है। अब बाई अक्ष कहां होना चाहिए, आप समझ ही गए हो भली प्रकार से। बाई अक्ष यहीं से जाना चाहिए। चलो आपको ऐसा लग रहा है यहां ले लिया है, मैं चर बिंदु को थोड़ा हटके ले लेता हूं, ऐसा लगेगा कि इससे जा रहा है। चर बिंदु कहीं भी ले सकते हो, जैसे आपने यहां ले लिया, ठीक है। पी बिंदु मान लेता हूं उसको, चर है इसलिए निर्देशांक क्या मानोगे, एक्स वाई मानोगे। और ये दूरियां दोनों का योगफल है, वो वही तो स्थिर रहना है। क्लियर? अब यहां से आपका बाई अक्ष जाएगा सेंटर से, वही तो सेंटर होगा। 0 0 निर्देशांक होंगे इसमें। ये आपका हो गया बाई अक्ष। नाभियां और शीर्ष सदैव कौन से अक्ष पर होंगे? नाभियां और शीर्ष दीर्घ अक्ष पर। एक्स पर भी जा सकते हैं, वाई पर भी जा सकते हैं, हम तो कहीं पर जा सकते हैं। ये कैसे कह दिया जाएगा एक्स अक्ष पर होंगे अथवा वाई पर? लेकिन नाभियां और शीर्ष जिस अक्ष पर होते हैं उसे हम मानते हैं दीर्घ अक्ष। 2 अक्ष हो गए इसके। दोनों शीर्षों के जो मध्य की दूरी है वो दीर्घवृत्त का कहलाती है दीर्घ अक्ष। क्या कहलाती है? दीर्घ अक्ष। तो दीर्घ अक्ष किसके अनुदिश हो गया है इस समय? एक्स अक्ष के अनुदिश। क्लियर? दोनों शीर्षों के मध्य की दूरी कितनी मानते हैं? 2a। तो a डैश का मान कितना माना है हमने? 2a। ये क्या कहलाती है? दीर्घ अक्ष। अब दूसरा अक्ष जो बाई अक्ष है, जो मूल बिंदु से गुजर रहा है, वो भी इंटरसेक्ट करेगा वक्र को, एलिप्स को। तो जिन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगा उनके मध्य की दूरी वो कहलाती है लघु अक्ष, माइनर एक्सिस। ये हो गया मेजर एक्सिस, तो ये हो गया माइनर एक्सिस, यानी लघु अक्ष। लघु अक्ष की लंबाई, जैसे इस बिंदु को मान लेता हूं b, इस बिंदु को मान लेता हूं b डैश। तो लघु अक्ष की लंबाई है जो आपकी b डैश, इसे मानते हैं 2b। दोनों नाभियों के मध्य की दूरी है F1 F2, उसे मानते हैं 2c। F1 F2 नाभियों के मध्य की दूरी को क्या मानते हैं? 2c। क्लियर? नाभि से इसके अक्ष के लंबवत गुजरने वाला रेखाखंड जिसके अंत बिंदु कहां पर हो? वक्र पर। किसी रेखाखंड के अंत बिंदु, एंडिंग पॉइंट है जो कहां पर हो जाए? वक्र पर। तो वो क्या बन जाएगी? इसकी जीवा। तो कितनी जीवा हो सकती है? असंख्य। नाभि जीवा, फोकल कॉर्ड की बात करूं वो भी कितनी हो सकती है? असंख्य। नाभि से गुजरने लगे जीवा। परंतु नाभिलंब जीवा, लेटस रेक्टम, असंख्य नहीं हो सकते। क्यों? ऐसी जीवा है, जीवा कह दिया तो अंत बिंदु तो ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे वक्र पर। ऐसी जीवा है जो इसके अक्ष के, दीर्घ अक्ष के लंबवत हो, दीर्घ अक्ष के लंबवत हो और नाभि से गुजर जाए, एवं नाभि से गुजर जाए। तो नाभि से गुजरेगी और दीर्घ अक्ष के लंबवत जाएगी तो यूनिक हो गई। क्यों? रोटेशनल मोशन, फिनिश 90 डिग्री हो गई डायरेक्शन, और रेक्टिलिनियर भी फिनिश, क्योंकि नाभि से गुजर गई एक बिंदु से। तो इसीलिए यूनिक फॉर्म में आ गई, तो उसकी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो कितनी होंगी? नाभिलंब जीवा दो नाभि है, परंतु वक्र है वो सममित है, सिमेट्रिक है। एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश कैसा होता है? ये एक्स और वाई अक्ष के अकॉर्डिंग उसके परितः ये सममित होता है। सममित आकृतियां आपने तीसरी क्लास में भी पढ़ी है। तितली को बीच से काट दे, सममित आकृति बन जाती है। समबाहु त्रिभुज को कोई शीर्ष लंब डाल दे, 2 सममित ट्रायंगल्स में। जानते हो सममित आकृति क्या होती है? किसी वृत्त को व्यास 2 अर्धवृत्त कैसे बनाता है? सममित।
सममित आकृतियां वो होती हैं जो पूर्ण रूपेण एक दूसरे को ढक लेती हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। समझ गए? तो सममित का तात्पर्य ये है कि एक्स अक्ष जो इसका दीर्घ अक्ष है उससे जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे है। इसी प्रकार लघु अक्ष के जितना दाएं है उतना ही बाएं है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए सममित होने के कारण ये नाभिलंब जीवा F2 से जाने वाली या F1 से जाने वाली दोनों नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी? समान होगी। तो किसी एक की लंबाई का सूत्र आ जाएगा तो वो दोनों के लिए काम करेगा। क्लियर? तो नाभिलंब जीवा की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। तो अब एक बार फिर मैं रिकैप देता हूं इस पूरी थ्योरी का एक साथ। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले कॉन्सेप्ट में तो हम पहले से ही चल रहे हैं, चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक बदल रहे हैं, तो हम सीधा अपनी डेफिनेशन से शुरू कर देते हैं। तो परिभाषा में हमने ये देखा किसी तल के अंतर्गत ऐसे चर बिंदु का बिंदु पर जिसकी उसी तल के अंतर्गत स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योगफल सदैव स्थिर रहता है, नियत रहता है, समान रहता है, बदलता नहीं। योगफल क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त कहलाता है। ठीक है? उन दोनों स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां फोकस कहते हैं। दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। मानक रूप के अंतर्गत केंद्र कहां होता है? मूल बिंदु पर होता है। नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड को दोनों ओर असीमित लंबाई में आगे बढ़ा दें तो वक्र को जिन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है, जिन बिंदुओं पर काटता है, वो क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। दीर्घवृत्त के वर्टेक्स कहलाते हैं। दो शीर्ष हो गए, ए और ए डैश। फोकस F1 और F2। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अगर ये केंद्र मूल बिंदु पर है तो बाह्य अक्ष यही होना चाहिए। तो बाह्य अक्ष जिन दो बिंदुओं पर दीर्घवृत्त को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? लघु अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? लघु अक्ष कहलाती है। दोनों शीर्षों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? दीर्घ अक्ष कहलाती है। तो दो अक्ष हो गए इसके अंतर्गत, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष। नाभियां कौन से अक्ष पर है? दीर्घ अक्ष पर है। नाभियां सदैव दीर्घ अक्ष पर होती हैं, शीर्ष सदैव दीर्घ अक्ष पर होती है। जिस अक्ष पर शीर्ष होंगे ठीक उसी अक्ष पर नाभियां भी होती हैं। नाभियां और शीर्ष एक ही अक्ष पर होते हैं, वह अक्ष दीर्घ अक्ष कहलाता है। ठीक है? दूसरा आपका लघु है, वो एक्स भी हो सकता है अथवा वाई भी हो सकता है। अगर एक्स अक्ष के अनुदिश दीर्घ अक्ष लिया है तो लघु अक्ष वाई पर चला जाएगा। वाई पर अगर दीर्घ आ गया है एक्स लघु पर, वो दूसरा फॉर्म होगा। दो रूप आएंगे, इसके पहले ही हम एक रूप का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। दोनों नाभियों के मध्य की दूरी क्या मानते हैं? 2c। लघु अक्ष की लंबाई क्या मानी है हमने? 2b। दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या मानी है हमने? 2a। ये बात कंफर्म होगी यहां तक, ध्यान रखना बिल्कुल। अब आती है बात नाभिलंब जीवा की, लेटस रेक्टम की। तो नाभिलंब जीवा वह है जो दीर्घ अक्ष के लंबवत होनी चाहिए, नाभि से गुजरनी चाहिए। तो ऐसी जीवा क्या कहलाती है? नाभिलंब जीवा। तो दो हो जाएंगी नाभिलंब जीवा, एक यहां पर आ जाएगी, एक यहां पर आ जाएगी। तो दोनों नाभिलंब जीवा आ जाएंगी, लंबाई समान होगी, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कर ली जाएगी। तो सबसे पहले हम इसे ड्राइव करके इसके लिए एक प्रतिबंध ज्ञात करते हैं, वह सत्य कथन ज्ञात करते हैं जो सदैव किसी बिंदु के लिए इसे संतुष्ट करता रहेगा। चर बिंदु के लिए या वो असंख्य बिंदु उसे संतुष्ट करेंगे जो इस वक्र पर स्थित होंगे। वो प्रतिबंध ही इसका क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ठीक है? तो समीकरण के लिए हमें ड्राइव में चलते हैं, परिभाषा में जोड़ते हैं। ये चार बिंदु मैंने पहले से एक्स वाई मान लिया है। अगर मैं x1 y1 मानूंगा तो एट लास्ट मुझे x1 के स्थान पर x, y1 के स्थान पर y लिख के बिंदु पर कहना पड़ेगा। ठीक है? अब मैं तुमसे पूछूंगा कि F1 के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप बता दोगे। क्यों बता दोगे? क्योंकि तुम 8th पास हो। एक 8th पास स्टूडेंट बता सकता है अगर ये मूल बिंदु है तो ये 2c दूरी है और दोनों सममित वक्र है तो दोनों ओर बराबर दूरी पर नाभियां होंगी। बराबर होंगी तो इधर नेगेटिव में चलोगे आप, एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स अक्ष पर है तो उधर पॉजिटिव में चलोगे, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -c0, इसके निर्देशांक हो जाएंगे c0। कोई शक? इसी प्रकार से आप शीर्षों के निर्देशांक अगर 2a दूरी मानी हुई है तो उधर आप बता दोगे निर्देशांक हो जाएंगे a के a0
इसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस A0, क्योंकि x अक्ष पर है, ये y अक्ष पर बिंदु है, तो b के निर्देशांक हो जाएंगे 0b 2b और ये हो जाएंगे 0 -b। कोई शक? अब जिस प्रकार से देखो गणित के अंतर्गत कुछ करना ही नहीं होता, ऑटोमेटिक सब कहा जाता है, हम कोई करते हैं उसके पीछे अनुसरण करना आना चाहिए बस। अब हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों दूरियों का योगफल है वो सदैव समान रहेगा। समान रहेगा तो हम क्या करें, एक चर बिंदु लें, P कहीं पर हमने ले लिया हटके। अब इससे हम इन दोनों का योगफल, दूरी सूत्र हम जानते हैं, दूरी सूत्र लगा के, क्योंकि P के निर्देशांक अपने पास है, मैंने F2 दे दी है, तो दूरी सूत्र लगा के हम दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर किसी अन्य बिंदु से, चाहे B से, चाहे A से, चाहे B' से, चाहे A' से दूरी निकालें उन्हीं बिंदुओं की, तो बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तो परिभाषा है, कहीं भी बिंदु लेकर के बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए तो परिभाषा में चलते हैं, परिभाषा से पूरा काम करेगी परिभाषा, हम कुछ नहीं करेंगे, ये करेगी सब काम, हम तो केवल कलम चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? परिभाषा कह रही है PF1 प्लस PF2, ध्यान से समझना। अगर मैं A से F1 F2 की दूरी निकाल के जोड़ दूं तब भी तो उतना ही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि A बिंदु भी तो वक्र पर है। AF1 प्लस AF2, बताओ बात सही है गलत? यही तो कह रही है परिभाषा कि आप कहीं पर भी बिंदु लो, दूरियों का योगफल तो बराबर ही आएगा। इसी के बराबर मैं लिख दूं BF1 प्लस BF2, तो भी बात सही है। B1F1 B1F2, तो भी बात सही है। A1F1 A1F2, तो भी सही है। और कोई बिंदु लेके लिख लूं तो भी सही है कि नहीं है? तो मुझे एक समीकरण मिल रहा है, आगे सॉल्व करता हूं मैं। चार बिंदु है इसके अंतर्गत क्योंकि x है। चलिए दूरी सूत्र आपको आता है तो लगा दीजिए, तो लगाओ दूरी सूत्र यहां से ले, जिससे आराम से आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ PF1, P के निर्देशांक P है, F1 के भी लगाओ, x प्लस c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस y माइनस 0 करोगे y स्क्वायर प्लस PF2 निकालो, तो बताओ P से ही F2 की अंडर रूट ऑफ x माइनस c प्लस y स्क्वायर ही होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई आता? अब यहां थोड़े से इंटेलिजेंट हो जाओ। कैसे? AF1 प्लस AF2, A से F1 A से F2, तो देखो आप दूरी सूत्र लगा लेना, मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। F1 O प्लस OA के बराबर होगा कि नहीं होगा? F1 O प्लस OA, इतना ही तो है। तो ये कितना है C और वो कितना है A, तो C प्लस A आएगा। आप दूरी सूत्र लगा लो, C प्लस A आ रहा है कि नहीं, लगाओ दूरी सूत्र। आपके पास निर्देशांक है, उसी का उलस्कर करोगे, उसी का वर्गमूल करोगे, दूसरा तो 0 ही है। A प्लस C का ही वर्ग होगा, उसी का वर्गमूल पड़ा हुआ है, आ गया A प्लस C ऑटोमेटिक। वैसे भी देख लो आप, F1 O प्लस OA, इतना ही तो है, आ गया A प्लस C ऑटोमेटिक। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो गया? A प्लस C। अरे A प्लस C लिख दिया तो डर लग रहा है, C प्लस A लिख लिया, A प्लस C, बात हुई। अब चलिए आगे, इससे इसकी दूरी निकालूंगा। अब इससे इसकी दूरी सूत्र आप लगा लेना, मैं तो सीधा बता रहा हूं आपको। आपको पता है OA पता है, यहां तक ये पता है, इसमें से इसको घटा दो, क्या ये इतना है? OA माइनस OF2, AF2 इतना ही है, OA माइनस OF2, OA में से OF2 हटा दो तो क्या बचेगा? F2 है। OA कितना है? A, और A कितना है? C, तो क्या आएगा? A माइनस C। तुम दूरी सूत्र लगा लो, उसी का वर्ग उसी का वर्गमूल करोगे, तो क्या आ गया? ये C से C लेफ्ट, तो क्या रहेगी? 2A। तो अब हमेशा के लिए जान लो, क्या जान लो? ये जान लो कि किसी भी अक्षीर से दोनों नाभियों की दूरियों का योगफल निकालोगे तो वो दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर ही आएगा। वो किसके बराबर आएगा? दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर ही आएगा। ये बात समझ में आ गई? और ये बात आपको स्वतः समझ में आ रही होगी कि दोनों नाभियों के मध्य जो दूरी है और किसी बिंदु
जो आपने वक्र पर लिया है उससे दोनों नाभियों की दूरियों का योगफल है वो उस दूरी से बड़ा ही होगा, तभी तो त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, तभी तो त्रिभुज बनता है। समझ गए ना? तो कुछ चीज अपने आप भी समझनी चाहिए। अब डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं देख रहा हूं कि इस बात में अगर मैं वर्ग कर दूं वर्गमूल खत्म करने के लिए तो वर्गमूल और बढ़ जाएगा। कैसे? 2a भी आएगा, इसको a मानूंगा इसको b मानूंगा तो 2a भी आएगा, तो वर्गमूल डबल डबल आ जाएगा। तो बेनिफिट नहीं है। वर्गमूल तभी समाप्त किया जा सकता है जब वो केवल एक ही पद पे हो। अगर प्लस माइनस में दो पद हो गए तो बढ़ जाएगा, 2a भी हो गई, तो एक ही पद होना चाहिए। तो एक पद को उधर ट्रांसफर कर देता हूं मैं, तो इधर किसी एक को रख लेता हूं, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे ट्रांसफर कर रहा हूं उधर। उधर क्या रह गया? 2a रह गया, 2a माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करोगे तो इधर से वर्गमूल गया सीधा सीधा, आपके पास बचेगा क्या? x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बचेगा। इधर वर्ग कर रहे हो तो आपके पास a माइनस बी वाला फॉर्म है कि नहीं है? दो पद है, तो पहले पद का वर्ग माइनस दोनों पदों के गुणनफल का दोगुना प्लस दूसरे पद का वर्ग, यही तो फॉर्मूला है। तो इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस दोनों पदों का करोगे कि नहीं करोगे? भले ही पहले इसे लिख लो या उसे लिख लो, अपनी मर्जी है, कोई भी लिख लो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस इसका वर्ग लिखूं पहले, तो वर्ग करोगे तो ये बचेगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला स्टेप माइनस का 2 और दोनों आ जाएंगे गुणा में, तो 4 हो जाएगा। तो 4a अंडर रूट जैसा है वैसा आएगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको ऐसे आगे सॉल्व करो। अब देखो भाई, थोड़े से इंटेलिजेंट हो जाओगे, फास्ट हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा आपको। आप देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओपन करोगे, यहाँ भी ओपन करोगे, साथ ही साथ लेफ्ट करने लग जाओगे। इतना दिमाग में ताकत है तो है, इतनी दिमाग में ताकत। तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट हो गया, वाई स्क्वायर लेफ्ट हो गया, सी स्क्वायर लेफ्ट हो गया, इधर माइनस का 2cx बचा, इधर प्लस का 2cx, इधर ही बुला दिया तो 4cx हो गया। इधर समझ पाए? इतना 4cx हो गया, ये फिनिश हुआ पूरा मामला। अब आगे और समझना, इधर 4a स्क्वायर, इसको भी इधर ही बुला दिया तो माइनस का 4a स्क्वायर हो गया। अकेला छोड़ दिया क्योंकि अकेला छोड़ेंगे तभी तो खत्म होगा। ये बात समझ में आई? अब समाप्त हो जाएगा ना वर्ग करने पर, जब वर्गमूल अकेला रह जाएगा। तो वर्गमूल के साथ कोई भी जुड़ेगा घटेगा तब तक वर्गमूल समाप्त नहीं किया जा सकता, अकेला रहते ही वर्ग उसको समाप्त कर देगा। अब 4 भी लेफ्ट कर रहा हूं मैं, माइनस भी लेफ्ट कर दूं साथ ही, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? वो तो स्क्वायर में हो जाएगी, कर दो तो बोला, तो कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा? कर रहा हूं लेफ्ट, ठीक है, -4 से कर रहा हूं सीधा, तो क्या बचेगा? इधर a स्क्वायर माइनस सी। समझ गए इस बात को? -4 x बचेगा, इसके साथ x cx a बचेगा ना। उधर देखिए -4 गया सीधा, a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई सा? अब पुनः वर्ग करने पर पुनः वर्ग कर दीजिए। गणित का आनंद डेरिवेशन में ही है, क्वेश्चन में क्या रखा है? गणित तो यही है, क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। अब देखिए, पुनः स्क्वायर कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a से डिवाइड कर देता साथ ही, समझ रहे हो भाई? नहीं समझ पाओ भाई? अरे ये भी चार नहीं करनी पड़ेगी, तो ये रह जाएगा, ये c अपॉन a आ जाएगा, यहाँ से समझ गए? अब स्क्वायर करो तो यहाँ पर क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस a से फिनिश, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या रह जाएगा? 2cx प्लस का c स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। समझ में आ गया? होल स्क्वायर हो गया, उधर सीधा हटा दो इसको, तो x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आई? थोड़ा सा आगे चले, इधर आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो क्या बचेगा अपने पास, माइनस का 2cx आएगा तो माइनस का 2cx से फिनिश हो जाएगा, इतना तो समझ पा रहे होगे। बाकी लिखूं जो बचेगा, a स्क्वायर प्लस का
सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? यूकल। अब तो कहोगे 2cx क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि माइनस में 2cx इधर आएगा तो लेफ्ट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए पहले दो घात वाले पद इकट्ठे कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर वाला पद एक तरफ ले जा रहा हूं, तो उधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, पहले लिख देता हूं गुणांक, तो उधर क्या बचेगा एक माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैंने कॉमन ले रखा है एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले गया भाई, डर क्यों रहे हो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचा उधर जाके उसके पास में लिख लिया, प्लस वाई स्क्वायर वाला पद ये लिखा हुआ है, बाकी सबको एक तरफ भेज देता हूं मैं, उधर ही ले गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तरफ, बाकी सब सी स्क्वायर ही तो भेजूंगा इधर, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही तो बचेगा इधर, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं? इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है, एक्स स्क्वायर को इकट्ठा किया है, उधर कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया है, वाई स्क्वायर को लिखा हुआ है, सी स्क्वायर को इधर भेज दिया तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया एक तरफ। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं एलसीएम, तो क्या बचेगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर, इनटू में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल चल रहा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर? कोई शक? अब थोड़ा सा आनंद लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं मैं, दोनों कर दूं, डिवाइड कर दूंगा तो देखो क्या रह जाएगा, यहां से फिनिश, केवल रह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 1। यहां तक आ गए? कोई परेशानी नहीं। अब रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, यहां पर कितनी राशियां मानी हमने? 3। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, लघु अक्ष की लंबाई 2b, दोनों नाभियों के मध्य की दूरी 2c, 3 राशियां मानी ना ए बी सी। इन तीनों में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, जान लेते हैं क्या संबंध है तीनों में। बिंदु बी कहां स्थित है भाई, कहां स्थित है? वक्र पर स्थित है, तो इससे दोनों नाभियों की जो दूरियों का योगफल है वो भी इतना ही होना चाहिए, 2a होना चाहिए, क्योंकि ये 2a के बराबर है तो वो 2a के बराबर क्यों नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि किसी भी बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का जो योगफल है वो शीर्ष से निकाल लो, शीर्ष भी तो कोई बिंदु है तो उसके बराबर ही होगा, ये भी 2a होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो चलो निकाल लेते हैं। तो पुनः यहां से ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन ए बी सी के लिए काम कर रहा हूं मैं, तो BF1 प्लस BF2 इक्वल AF1 प्लस AF2, और वो आपने पहले ही निकाल लिया है 2a। क्लियर? ये बात होनी चाहिए। तो BF1 B के निर्देशांक है, F1 के भी है आपके पास, क्या आ जाएगा √B प्लस C का होल स्क्वायर, यही तो आया, अंडरूट के अंदर लगाओगे तो ये तो सी स्क्वायर, यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर, अंडरूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कुछ भी कहे, यहां से भी कोई आएगा, यहां से लगा के देखो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो डबल हो गया ना, सीधा डबल कर दो सीधा, तो सीधा क्या हो गया 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, नॉर्मल सी बात है। तो यूकल क्या चल रहा है 2a, 2 से 2 गया, स्क्वायर भी कर देता हूं, स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, ये एबीसी के मध्य संबंध आता। आप देख पा रहे हो ए बड़ा है ना, ए ही तो बड़ा है, शीर्षों के मध्य की दूरी अधिक है ना, ए बड़ा है, ए बड़ा है तो आ रहा है कि नहीं, दोनों राशियां छोटी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोई बड़ी वाली के बराबर आ रहा है। क्लियर? ये संबंध होता है एबीसी में, इसमें से कोई दो मिल जाएंगे तो तीसरी ज्ञात कर सकते हैं राशि। तो आप देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, बी क्या रख दूंगा मैं, देखो ना वहां से संबंध से बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। यही अभीष्ट मानक रूप है, यही अभीष्ट समीकरण है किसका, दीर्घवृत्त का। उस दीर्घवृत्त का समीकरण है जिसका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश, लघु अक्ष वाई अक्ष के अनुदिश, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, लघु अक्ष की लंबाई 2b, दोनों नाभियों के मध्य की दूरी 2c, उस दीर्घवृत्त का ही मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ गए ना? अब तुम कहोगे हम कैसे पता लगाएंगे दीर्घ अक्ष कौन सा है, आपने तो यहाँ ए बी माना हुआ है, मैंने ए
बड़ा वाला बना है ना, ए का मान बड़ा है ना, ए इज ग्रेटर देन बी है ना, ए क्या हो जाएगा अर्ध दीर्घच, सेमी मेजर एक्सेज हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, और वो सेमी माइनर एक्सेज हो जाएगा, आधा हो गया उसका, तो अर्ध दीर्घच ऐसे भी कहते हैं। इसमें दो त्रिज्या लग रही है, एक दीर्घ त्रिज्या है तो एक लघु त्रिज्या है। अर्ध दीर्घच का हो या अर्ध लघुच, आधा हो गया तो जो राशि आपकी बड़ी है एक्स स्क्वायर अपॉन कुछ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कुछ इक्वल 1 ऐसा लिखा हुआ है, तो जिसके नीचे एक्स स्क्वायर अथवा वाई स्क्वायर किसी में से भी जो बड़ी राशि है उसके नीचे आ रही है वही दीर्घच, क्योंकि ए ही तो बड़ा माना है, तो बड़ी वाली राशि एक्स के नीचे दिख रही है आपको, एक्स वाले पद के नीचे, तो एक्स ही दीर्घ है। अगर इसके नीचे बड़ी वाली दिखे तो यही दीर्घ है। समझ गए पूरी बात? तो ऐसे पहचान हो जाएगी आपको दीर्घ लघुच की, एक दीर्घ होगा तो दूसरा लघु होगा, इधर क्या बनेगा एक, ये मानक रूप है। कन्फर्म? अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब हमें नाभिलंब जीवा की लंबाई भी चाहिए, नाभिलंब जीवा की लंबाई भी चाहिए। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं ऐसी जीवा है जो नाभि से जाएगी और दीर्घच के लंबवत जाएगी, तो ऐसे जाएगी, तो इसके दोनों सिरे हमने यहाँ मान लिए, जैसे मान लो इसकी लंबाई, तो यहाँ कोई बिंदु मान लिया मैंने ए बी सी डी, जो क्यू कुछ भी मान लेता हूँ, क्यू मान लेता हूँ, तो क्यू कोई बिंदु मानूंगा तो उसका आप एक्स निर्देशांक तो बता सकते हो ना, भुज। क्यों बता सकते हो? क्योंकि लंबवत जा रही है ना, वो लंबवत जा रही है, तो इसलिए सी होगा, वहां तक चली गई दूरी, जानते हो ये तो आप। तो ये निर्देशांक क्या होगा इसका? सी। लेकिन ज्ञात करना है आपको बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट ज्ञात हो जाएगा तो इसका डबल कर दिया जाएगा, क्योंकि सममित है ना, जितना ऊपर है उतना नीचे है। तो बाई कोऑर्डिनेट आपने लंबाई के लिए जैसे एल मान लिया, तो अगर आपको एल का मान पता चल गया तो 2l हो जाएगी। कन्फर्म? इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने इसको क्यू माना है, इसको आप और कुछ भी टी मान लेता हूं, तो Q2 फाइंड करना चाहती हूँ, यही तो मतलब है आपका। ठीक है, कैसे फाइंड करें? ये जो बिंदु है कहां पर स्थित होगा? वक्र पर, तो सेटिस्फाई करेगा, क्यों वक्र पर स्थित है, वक्र पर स्थित है ना, जीवा की सिरे कहां पर होती है? वक्र पर, वक्र पर है तो वक्र को सेटिस्फाई करेगा, यहीं से निकल आएगा मान। तो चलिए बिंदु QCL कहां पर है? वक्र पर, वक्र पर है, इसलिए क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए, वक्र पर है इसलिए सेटिस्फाई करा, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां रखोगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यों एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट, वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। इसे सॉल्व करके मान निकालना है किसका? एल का, तो निकालिए एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से क्या मान आएगा? देखिए एल स्क्वायर अपॉन चल ही रहा है आपका बी स्क्वायर, उधर एलसीएम ले लोगे, सीधा भेज दो, बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई में जाएगा बी स्क्वायर, और ये चला गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अपॉन में कौन आ गया? ए स्क्वायर। अब आपको एल चाहिए तो वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लो, वर्गमूल लेने से पहले ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान लगा दो, क्या आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान बी स्क्वायर। आप यहाँ से भी देख पा रहे बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर लगाओगे नहीं यहाँ पर, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ऊपर, तो बी स्क्वायर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, या बी की 4 कह लो, होल स्क्वायर कह लो, अपॉन नीचे क्या रह जाएगा आपका? ए स्क्वायर। ये किसके बराबर जा रहा है? एल स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर जा रहे हो? एल स्क्वायर के बराबर। जब एल निकालोगे तो क्या रह जाएगा आपके पास? केवल ऊपर बी स्क्वायर, नीचे ए। क्लियर? अब आपको क्या चाहिए? नाभिलंब जीवा की लंबाई चाहिए, 2l के बराबर होगी, तो आपको पूरी लंबाई चाहिए, QT चाहिए, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, इसका 2l हो जाएगी, तो 2v स्क्वायर अपॉन ए। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई के लिए क्या सूत्र आ गया? 2v स्क्वायर अपॉन ए, अर्थात अर्ध लघुअक्ष की लंबाई का वर्ग है अपॉन अर्ध दीर्घअक्ष की लंबाई का 2 गुना। ये आ गई ए और बी का मान ज्ञात कर ही लेंगे वहां से तुलना करके। क्लियर? तो ये नाभिलंब जीवा की लंबाई आ गई। अब इसके अंतर्गत एक शब्द और होता है, उसको समझ लें जल्दी से। उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी क्या है? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता केंद्र से नाभि एवं केंद्र से शीर्ष की दूरियों का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं? उत्केंद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्केंद्रता। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होती है? केंद्र से नाभि एवं केंद्र से शीर्ष, किसी भी नाभि किसी भी शीर्ष
या तो राइट से लो इस बात को या लेफ्ट से। ऐसा नहीं है कि आपने यहां से ये दूरी ले ली और शीर्ष की दूरी यहां से ये ले ली, अनुपात बराबर आएगा। अनुपात के अंदर चिन्ह नहीं देखा जाता, अनुपात तो एक कैसा है, संख्यात्मक मान है। तो कितनी दूरी है यहां से यहां तक सी, वहां से वहां तक कितनी दूरी है ए, तो क्या हो जाएगी उत्केंद्रता को किससे मानेंगे, इसेंट्रिसिटी है ना, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता हिंदी में कहते हैं इसको। इसलिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, स्मॉल ई से, किससे, ई से। ई इक्वल क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए। कंफर्म। तो नाभियों के निर्देशांक सी के पदों, उत्केंद्रता के पदों में ये भी हो सकते हैं माइनस ए ई जीरो, ए ई जीरो, क्यों, सी इक्वल ए आ जाएगी नहीं, उत्केंद्रता के पदों में कभी कभी उत्केंद्रता दे देता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं आगे कि वृत्त और इसमें क्या अंतर है। वृत्त इसी की एक विशेष स्थिति है, दीर्घवृत्त की एक विशेष स्थिति है। कैसे, यदि दोनों नाभियों को कहां पर ले आए, केंद्र पर, दोनों नाभियों को कहां पर ले आऊं मैं, केंद्र पर, उनके मध्य की दूरी को क्या कर दूं मैं, शून्य, मध्य की दूरी क्या कर दी जाए, शून्य। इस प्रकार से समान दर से आती हुई समपाती हो जाए यहां पर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा उस वक्त, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही तो वृत्त है, अर्थात दीर्घअक्ष और लघुअक्ष की लंबाई बराबर हो जाती है किसी दीर्घ वृत्त के अंतर्गत, तो उसे क्या कहते हैं, वृत्त। मतलब क्या निकला उस वक्त, आपकी ए बराबर बी हो जाएगी उसी वक्त। जब मैं सी का मान 0 कर दूंगा तो देख लो ना आप क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बराबर बी प्राप्त नहीं हो जाएगा आपको, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए बराबर बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किसी दीर्घ वृत्त की दोनों नाभियां समपाती हो जाएं तो वो एक वृत्त कहलाता है। ये वृत्त की परिभाषा निकल गई, तो दीर्घ वृत्त की विशेष स्थिति है। अब आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, यदि मैं ऐसा कर दूं, जो आपकी दूरी आ रही है किसी बिंदु की, उस दूरी को नाभियों की दोनों मध्य की जो दूरी है उसके बराबर कर दूं, अर्थात इन दोनों नाभियों को खींच करके और इसके बराबर कर दूं, तो ऐसा तभी होगा क्योंकि इसी के बराबर तो है ये दोनों। तो ये बिंदु है, ये बराबर हो जाएगी दूरी, समझना मेरी बात, दिमाग लगाना थोड़ा सा। F1 कहां पर आ जाएगी, A1 पर, F2 कहां पर आ जाएगी, A पर, तो डायरेक्ट 2a दूरी हो जाएगी दोनों को, और 2a ही तो ये दूरी है, दूरियों का योग भी तो 2a ही है। तो उस वक्त ये क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड। आपको पता है संरेख हो गई ना बिंदु, त्रिभुज की स्थिति त्रिभुज तभी बन सकता है कब, जब AB प्लस BC इक्वल AC, ऐसा हो जाएगा त्रिभुज संरेख हो जाएंगे। संरेख एक ही रेखा पर नहीं आने चाहिए, अगर P बिंदु इसी रेखा पर आ गया जिस पर F1 F2 है तो संरेख नहीं हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे तो उस वक्त ये रेखाखंड नहीं बन जाएगा, पूरा वक्र इस प्रकार से सिमट जाएगा, इस रेखाखंड पे दीर्घअक्ष पे सिमट जाएगा, सिमट जाएगा कि नहीं सिमट जाएगा। अगर ऐसी स्थिति हो जाए F1 A1 पर आ जाए और F2 A2 पर, जैसे हमने नाभियों को अभी O पर बुलाया था, संपाती किया था, क्या किया था, कोइंसिडेंट किया था, संपाती किया तो क्या बन गया था, वृत्त बन गया था, यानी इधर से संकुचन हो गया था, इधर से इसमें विस्तारण हो गया था, समझ गया ना, विस्तरित हो गया जैसे। आप मान लीजिए मैं क्या करूं, इनको खींच के यहाँ पर ए पर ले जाऊं, ए डैश शीर्षों पर ले जाऊं नाभियों को, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त रेखाखंड हो जाएगा, पी इसी पर आ जाएगा, कन्फर्म, एक रेखाखंड बनकर देंगे। इसकी विशेष स्थितियां हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। तो एक बार रिकैप में जाके हम पुनः देखते हैं कि हमने आज जिस वक्र का अध्ययन किया है वो वक्र क्या है, कहां से आ गया ये नाम, किसी गणितज्ञ ने कभी रख दिया होगा इसका, दीर्घ वृत्त। उसने देखा वृत्त जैसी आकृति है लेकिन इसमें कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है, तो इसका एलिप्स रख दिया, कुछ और रख दिया होता तो उसका अध्ययन करते, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। बात यह है कि कोई भी चीज जनरेट हुई तो पहले इसका एक आइडिया आया होगा, एक कॉन्सेप्ट आई होगी, इस प्रकार की आकृति। आपने कभी चिप्स खाई है आलू के, केले के, आलू के, तो जैसे मान लो शंकुआकार, शंकु के उस प्रकार से आपने कभी देखे होंगे, कुछ चिप्स आपको वृत्ताकार आकृति के, कुछ चिप्स आपको ऐसी आकृति के भी बन जाते हैं, एक ही मशीन से आप बना रहे हो, कुछ ऐसे भी बन जाते हैं, कुछ परवलयिक बन जाते हैं, बीच में से कट ही जाता है ये वाला भाग। ऐसा क्यों हो जाता है, ये आपको हमने पहले ही बता दिया कि जब आप उस मशीन को एक तल के रूप में देखें, उसको शंकु के अक्ष के लंबवत रूप में देखें, तब तो वृत्ताकार आएगा। उसका कोण आप कभी ऑब्ट्यूज करोगे, कभी एक्यूट करोगे, तो उसके अनुसार ये सब होता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई।
तो ये आकृति आपको प्राप्त हो रही है। तो परिभाषा आपकी ये थी, किसी तल के अंतर्गत ऐसे चर बिंदु का बिंदुपथ जिसकी उसी तल के अंतर्गत दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योगफल सदैव स्थिर रहता है, समान रहता है, क्या कहलाता है, दीर्घवृत्त कहलाता है। हमने उसी परिभाषा का प्रयोग किया, उसी परिभाषा को प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़े। हमने दोनों स्थिर बिंदुओं को नाभियां माना, तो नाभियों के मध्य की दूरी 2c मानी गई है। नाभियों को आगे बढ़ाने वाला रेखाखंड जिन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है एलिप्स को, उनको हमने वर्टेक्स माना, उसके शीर्ष माना, शीर्षों के मध्य की दूरी को हमने 2a माना, ठीक है। फिर हमने नाभियों के जो मिड पॉइंट है, रेखाखंड का मध्य बिंदु है, उसे हमने उसका केंद्र कहा। केंद्र मानक रूप में मूल बिंदु पर होता है, इसलिए बाई अक्ष वहीं से जाना चाहिए। बाई अक्ष जिन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है उस रेखाखंड की दूरी को हमने लघु अक्ष कहा है। एक को नाभियां दीर्घ अक्ष पर होती है, नाभियां और शीर्ष। लघु अक्ष की लंबाई हमने 2b ली है, दीर्घ अक्ष की लंबाई हमने 2a ली है, दोनों नाभियों के मध्य की दूरी हमने 2c ली है। फिर हमने रिलेशन बिटवीन abc लिया है, फिर हमने परिभाषा का प्रयोग किया है। तो परिभाषा कह रही है उसी के अनुसार हम चर बिंदु लेकर के चले, हमने ड्राइव किया। ड्राइव करने के बाद हमने देखा, हम यहाँ पर आए ड्राइव करते हुए, यहाँ तक हमें 10th तक का स्तर मेंटेन किया है। उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी फाइंड किया है। एबीसी के रिलेशन के द्वारा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमने देखा है कि यहाँ पर जो बड़ी राशि है वो ए है, शीर्षों के मध्य की दूरी बड़ी है, जबकि नाभियां कहाँ है, अंदर है उसकी, समझ गए ना। नाभियों की दूरी छोटी है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो इक्वेशन फाइंड हुआ है, एक्स स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर इक्वल 1। क्लियर। यहाँ पर ए बड़ा है बी से, अगर ऐसी स्थिति हो जाए बी बड़ा हो जाए ए से, तो दीर्घ अक्ष कौन सा बन जाएगा, बाई, तो नाभियां कहाँ चली जाएंगी, बाई पर। लेकिन हम डबल मेहनत नहीं करना चाहते। कौन चाहता है डबल मेहनत करना, कोई नहीं चाहता। मेहनत तो हर कोई कम करना चाहता है भाई, कम मेहनत में अधिक मिलेगी, यही तो सिद्धांत है सफलता है, यही सिद्धांत है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए हमने बड़ा माना है तो बड़ा ही मानते रहेंगे, ए को ही भेज देंगे बाई के नीचे, बी को बड़ा क्यों करें। दोबारा से हम पूरा सिस्टम बदल लेंगे। यहाँ पर हमें याद करने में असुविधा होगी, 2a स्क्वायर अपॉन b याद करना होगा, ये फॉर्मूला 2 याद करने होंगे। इसलिए हम एक ही बात याद क्यों नहीं कर लेते हैं कि ए को ही बड़ा बना रहने दो, ए को ही बड़ा बना रहने देंगे तो फिर नाभिलंब जीवा की लंबाई भी यही बनी रहेगी, सेम यही बनी रहेगी, हमें दोबारा से ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। केवल हमें ये देख लें कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जहां है वही रहने दो, पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर केवल ए को वहां भेज दो, बी को यहाँ, तो दूसरा रूप अपने आप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। कुछ नहीं करना पड़ा, केवल हमने दिमाग का प्रयोग कर दिया। हमने कहा बड़ा है कोई, तू ही बड़ा बना रहे, बस तू वहां जाके बैठ जा। अगर हम एक्स वाई को बदलते हैं पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, ए से बी, बी से ए, पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा हर जगह। तो हमने कहा तू बड़ा है तो तू ही बड़ा बना रहे, केवल हम फिगर बदल देंगे। तो केवल फिगर अपना है वो इस स्थिति में छोटा सा बना रहा हूँ, जगह कम रह गई है यहाँ पर, ऐसा बना देता हूँ। तो केवल फिगर है वो इस स्थिति में चला जाएगा अपना, जो अपनी फोकस है वो कहां पर पहुंच जाएगी, बाई अक्ष पर आ जाएगी। शीर्ष भी कहां पर आ जाएंगे, बाई अक्ष पर आ जाएंगे। जो आपका माइनर है वो तो बन जाएगा एक्स और मेजर एक्स से जेड बन जाएगा। और दोनों जो शीर्षों के मध्य की दूरी हमने बदली का है 2a, तो इसलिए यहाँ पर 0a ही होगा, 0 माइनस a होगा, यानी हमने बदला ही नहीं है। बड़े वाले को यहाँ भेज दिया तो ऑटोमेटिक b की जगह हो गया, और जहां पर a था वहां b हो गया, जहां b था वहां ए हो गया, बाकी कुछ बदला ही नहीं, केवल ए भी आपस में बदल दिए। सी पर प्रभाव पड़ा ही नहीं, वही समीकरण आएगा, वही आएगा, सब कुछ वही आएगा, समझ गए ना, फर्क कहीं पड़ा ही नहीं। तो केवल जो इक्वेशन है अपना दूसरा जो रूप है, दूसरा रूप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। तो अब मैं आपसे सीधा पूछ लेता हूं, अगर ये मानक रूप है तो यहां पर आप बताओगे दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या है, 2a, यहाँ पर भी दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या है, 2 है, तो बदला ही नहीं है। लघु अक्ष की लंबाई 2b होती है, बस एक ही बार याद की। नाभियों के मध्य की दूरी 2c होती है। नाभियों के निर्देशांक आपको पता है, या तो c0 में जाएंगे या 0c होंगे, अक्ष बदलेगा तो रहेगा तो c, प्लस माइनस तो ही जाएंगे लेफ्ट राइट, या ऊपर नीचे करोगे बाई पर। इसी प्रकार शीर्षों के निर्देशांक में a बोलोगे हमेशा, पूरा सिस्टम बदल देता तो कभी b कभी a, दिक्कत में आते आप। तो सीधे आप दोनों रूपों को समझ गए, ठीक है। उत्केंद्रता वही बनी रहेगी सी अपॉन ए, सब सूत्र वही रहेगी, नाभिलंब जीवा की लंबाई वही रहेगी 2b स्क्वायर अपॉन ए। कन्फर्म, सब कुछ समझ में आ गया। कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या आपके दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप क्लियर कर सकते हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का।
यह डेरिवेशन का आनंद, गणित में आनंद लो है? तो उसे ड्राइव करो, देखो उसके तय में उतर के क्या है गणित। ये थोड़ी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक ही होंगे, क्वेश्चन कम आके जाएंगे। समझ में आ गया पूरा सिस्टम क्या है दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त की एक विशेष स्थिति है, वही क्या बन जाती है, वृत्त। लेकिन कब बन जाती है, जब दोनों नाभियां उसकी क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट, समपाती। तो अर्थात ये कहा जाए वृत्त की परिभाषा आप कितने प्रकार से दे सकते हो। पहले छोटे छोटे थे आप, तो वृत्त की परिभाषा ऐसे देते थे, किसी तल के अंतर्गत एक स्थिर बिंदु का बिंदु पद जिसकी उसी तल के अंतर्गत है एक चर बिंदु से दूरी सदैव कैसी रहती है, नहीं स्थिर बिंदु का नहीं, चर बिंदु का बिंदु पद जिसकी उसी तल के अंतर्गत एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, या असंख्य बिंदुओं का समुच्चय। तो आप ऐसे कहते थे। फिर आप थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हो गए तो आप कॉनिक सेक्शन में परिभाषा दे के आए हो, कैसे कि जब कोई तल किसी शंकु को उसके अक्ष के लंबवत परिच्छेद कह दो, इंटरसेक्ट कह दो, प्रतिच्छेद कुछ भी कह दो, परिच्छेद करता है तो वो शांकम क्या कहलाता है, ऐसी परिभाषा दी। अब आप थोड़े से और बड़े हो गए, ज्ञान में बड़े हो गए, घर जाके नाम अपने मतलब आपको बड़े ज्ञान में बड़े हो गए, तो आप परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो वृत्त की, कैसे किसी दीर्घवृत्त की दोनों नाभियां संपाती हो जाती हैं, तो उस स्थिति में उसे हम यही तो समझ में आ गई पूरी बात। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। इसेंट्रिसिटी, अच्छा उत्केंद्रता क्या है, देखिए उत्केंद्रता एक अनुपात है। इस उत्केंद्रता के द्वारा हम ये पता लगाएंगे ये वृत्त है या दीर्घवृत्त है या अतिप्रबल है। जब हम विभिन्न प्रकार के वक्र पढ़ेंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे, केवल उत्केंद्रता से पता लग जाएगा। यहां पर मैं देख रहा हूं सी का मान छोटा है, ए का मान बड़ा है, नाभियों के मध्य की दूरी कम है, शीर्षों के मध्य की दूरी नाभियां अंदर है वक्र के, तो उत्केंद्रता का मान है वो एक से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, एक से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए ये क्या है, दीर्घवृत्त है। क्लियर। जब उत्केंद्रता का मान एक हो जाएगा, एक कब हो जाएगा, जब सी ए के बराबर हो जाएगा, तो ये F1 F2 कहां पर पहुंच जाएंगे, शीर्षों पर, तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता एक होती है उसे वृत्त कहते हैं। क्यों, वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उत्केंद्रता अगर एक हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये वृत्त, क्योंकि सी ए के बराबर कब होगा, जब F1 F2 कहां पर पहुंच जाएंगे, ए डैश पर, ये आपका F2 कहां पर पहुंच जाए, ए पर, तो ए के बराबर नहीं हो जाएगा सी का ये हो जाएगा। तो उत्केंद्रता एक हो जाती है जिस दीर्घवृत्त की, उसकी क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर। इससे आगे हाइपरबोला आएगा, तो हाइपरबोला के लिए ऐसे चला जाएगा, सी बढ़ जाएगा, नाभियां बाहर चली जाएंगी उधर पलट के, तो फिर क्या हो जाएगी, उसकी उत्केंद्रता एक से बड़ी हो जाएगी, तब हम उसे क्या कहेंगे, अतिप्रबलय कहेंगे। तो उत्केंद्रता अतिप्रबलय की एक से अधिक होती है, वृत्त की एक होती है, दीर्घवृत्त की एक से कम होती है। इससे हम अनुपात से पता लगा लेते हैं। इस अनुपात को क्या कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं। और कोई डाउट, क्लियर, ठीक।